हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग ऑडियो चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं और हर टाइप्स के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कैसे हम उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजों को जब आप समझ जाओगे कि तब आप ये क्लियर हो जाओगे अपने बिजनेस को स्टार्ट प्रॉपर्ली कैसे करते हैं और उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने सप्लाई चेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ चीजें बताई है जो इस वीडियो का बेसिक है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसको हम कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली तो कंज्यूमर के हाथ में नहीं दे रहे हैं, है ना। अगर रिलायंस कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सीधा रिलायंस का मालिक आपके हाथ में तो देके नहीं जा रहा है वो प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं से आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो ना। ठीक है, तो वैसे ही दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका कोई ना कोई एक ओनर होता है उस कंपनी का। आप उस ओनर से डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, आप अलग अलग जगहों से ले रहे हो। ठीक है, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने तरह के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर मेन चीजें क्या होती है वो समझ। सबसे पहली चीज होती है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या है? डिलीवरी पार्टनर्स। अब डिलीवरी पार्टनर्स क्या है? जो कि आपके प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है, आप जैसे ब्लू डार्ट और ऐसे डिलीवरी सर्विसेज के बारे में जो आप सुन रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें जो होते हैं उसे हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट का जो टाई अप है वो ई कार्ट के साथ है, तो ई कार्ट वाले आपके घर में आके उस प्रोडक्ट को डिलीवर करके जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या होता है कि मतलब आप जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तीसरा आता है कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, अब कस्टमर सपोर्ट आपको कौन से चैनल में बेटर मिलेगा ये हमें समझना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने टाइप के होते हैं गाइस? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट चैनल्स नहीं चल सकते और सिर्फ इनडायरेक्ट चैनल्स भी नहीं चल सकते। ठीक है, दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन दोनों के अपने अपने पॉजिटिव साइड से, अपने अपने नेगेटिव साइड से। ठीक है, तो हम एक एक करके उन चीजों को समझेंगे। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना, वो ये है कि डायरेक्ट चैनल का सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट चैनल होता क्या है। एक तो ये होता है कि आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली उस कंपनी से परचेस कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि आप उस कंपनी के किसी और रिटेलर से परचेस कर रहे हो, है ना, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि आप डेल का जो लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप का क्या सीन रहता है? डेल का खुद का ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर डाल सकते हो, लैपटॉप आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी रिटेल शोरूम में चले जाओ और वहां से खरीद लो। ठीक है, अब ये फर्क है। अब जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया डेल की वेबसाइट से, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल, और आप अपने आसपास की किसी दुकान से जाके एक डेल का लैपटॉप खरीद के लाते हो, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, अब डायरेक्ट चैनल का फायदा क्या होता है? देखो, डायरेक्ट चैनल क्या होती है? वो मेन कंपनी होती है, मेन कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, और अपनी वेबसाइट से अगर आप किसी चीज को ऑर्डर करते हो तो कंपनी आपको समझ सकती है। देखो, हर कंपनी का एक मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च करने का एक रीजन होता है, हर कंपनी का एक रीजन होता है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉलगेट लिया, ठीक है, कॉलगेट का ऐड आता है, टीवी पे आता है। अब आपने कॉलगेट खरीदा, कॉलगेट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? आपके दांतों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, हो रही है नहीं हो रही है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कॉलगेट बना क्यों है? कि आपको ब्रश करना है। ठीक है, तो उससे क्या सॉल्व हो रहा है? आपके दांतों में जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मरते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली ब्रश करोगे तो आपके दांतों के बीच में कुछ फंसा नहीं रहेगा और आपके दांत क्लीन रहेंगे। ठीक है, ये इस पर्पस के लिए कॉलगेट ने बनाया ना, कॉलगेट को मतलब एक पेस्ट बनाया। ठीक है, तो ये पर्पस है उस कंपनी का कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यही कॉलगेट जब किसी रिटेलर के पास होगा ना, वो आपकी जरूरतें पूरी हो रही है नहीं हो रही, ये सब उसको नहीं जानना है।
उसको ये सब चीजें नहीं जानना है, क्योंकि वो सिर्फ कोलगेट नहीं बेच रहा है, वो वहां पर क्लोजअप भी बेच रहा है, वो वहां पे पेप्सोडेंट भी बेच रहा है, और वहां पे बहुत सारे अलग अलग पेस्ट बेच रहा है। ठीक है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोलगेट लेते हो, क्लोजअप लेते हो, पेप्सोडेंट लेते हो, आप जो मन चाहे वो ले लो आप। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेन कंपनी है उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है कि आप कोलगेट से ब्रश कर रहे हो, आपके दांत साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उस कंपनी को फर्क पड़ता है, क्यों? अगर दांत साफ नहीं होंगे तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मेन कंपनी को फर्क पड़ता है। तो डायरेक्ट चैनल में फायदा यह है कि वो लोग समझ सकते हैं कस्टमर्स को कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स लाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, मैं उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी बेच रहा हूं और इनडायरेक्ट भी बेच रहा हूं। अब जब मैं इनडायरेक्ट बेच रहा हूं तो मेरे तक रिव्यूज नहीं आ रहे हैं, और जब मैं डायरेक्ट बेच रहा हूं तो मुझे रिव्यूज पता चल रहे हैं। ठीक है, अब मेरे मार्केट में जब मुझे लॉस होगा ना, तो मुझे एक ही दिन में पता नहीं चलेगा, मुझे एक साल का पूरा जो अकाउंट्स जब चेक करूंगा ना, तब मुझे पता चलेगा कि यार इस साल में मुझे इतने करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस एक साल के अंदर अंदर मैंने क्या गलती क्या किया है, ये मुझे कभी भी इनडायरेक्ट चैनल से पता चल ही नहीं सकता, मुझे सिर्फ डायरेक्ट चैनल से पता चल सकता है, जो कि मेरी वेबसाइट हो सकती है। मगर वहां से अगर कोई ऑर्डर करता है तो मुझे पता चलेगा कि ओके, मेरे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये खराबी है, जिसकी वजह से लोग इस साल इसको बहुत कम खरीद रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मुझे लॉस हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा है, मेरी सेल कम है। ठीक है, तो मुझे लॉस हो रहा है, ये मुझे एक साल बाद जाके पता चलेगा। अगर मुझे राइट उसी सेम टाइम पता चल जाए तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करके फिर उसका प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है रिटेलर्स के। तो क्योंकि रिटेलर्स के लिए उन्हें सिर्फ अपना एक माल बेचना है, जो कि उन्होंने मुझसे खरीदा है। मुझसे खरीद के वो अलग अलग कस्टमर्स को बेच रहे हैं। सिर्फ मेरे जैसे ही नहीं, कोलगेट, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोलगेट मेरी कंपनी है तो क्लोजअप, पेप्सोडेंट और बहुत सारे, यहां तक कि पतंजलि के पेस्ट भी वो लोग बेच रहे होंगे। ठीक है, तो अब उनके लिए कोई भी पेस्ट भी के पैसा उनके पास आ रहा है। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर के रिव्यू क्या है, कस्टमर को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब चीजें रिव्यू हम तक वापस दोबारा नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो कस्टमर्स को प्रॉपर्ली नहीं समझ, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में। अब यहां पर क्या है, एक और चीज आती है कि मतलब अब दूसरी चीज आती है, हम यहां पे समझते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन, मैंने जैसे कहा ना कि ऑनलाइन भी बेच सकते हैं अपन, ठीक है, और ऑफलाइन रिटेलर्स के, अब ऑनलाइन हमारी खुद की वेबसाइट है, हम इसको बेच सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा क्या, हम रिटेलर्स के थ्रू भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज समझने की जरूरत है, अगर हम ऑनलाइन बेच रहे हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको समझाया कि डायरेक्ट में ये फायदा है कि हमें फीडबैक मिलता है, तो चलो डायरेक्ट बेच लेते हैं, ऐसा हम सोचेंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे चलो डायरेक्ट ही बेचेंगे अब से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, अब आपको यह भी तो सोचना है कि आपका प्रोडक्ट क्या ऑनलाइन बिक सकता है ना। मान लो कि आप ऑडी बेच रहे हो या फिर आप रोल्स रॉयस बेच रहे हो, तो क्या वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा कोई उसको? है ना, सोचने की बात है। अगर कोई ऑडी की कार को अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, रोल्स रॉयस को कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, तो फिर क्या ही बात होती है ना। तो लोग क्या है ना, ऑनलाइन एक छोटा खिलौना भी ऑर्डर करते हैं ना, तो रिव्यू पढ़ के ऑर्डर करते हैं, तो ये तो फिर करोड़ों की चीज होती है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है लोग ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बिक सकता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब हमारे इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, इंडिया में अभी तो चलो ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया में एक आईफोन का एक स्टोर खुला है मुंबई में। ठीक है, लेकिन इससे पहले तक हमारे इंडिया में जितने भी लोग आईफोन लेके घूमते थे ना, उन सब लोगों ने रिटेलर से खरीदा है। ठीक है, इनमें से किसी ने भी डायरेक्ट नहीं किया। अब जो है इंडिया में एक स्टोर खुला है। अब इन दोनों पहले वाले रिटेल स्टोर में और इस स्टोर में क्या डिफरेंस है पता है आपको? क्योंकि यहां पर जो है ना, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, एप्पल के जो रियल स्टोर में, अगर आप जो मुंबई में स्टोर है, वहां जाके अगर आप कोई एप्पल का फोन खरीदते हो, अब कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको रिप्लेस करके देंगे, सब कुछ आपको करके देंगे प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर एप्पल का स्टोर है, उनको वो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिटेल स्टोर से खरीदते हो, किसी भी मॉल में चले गए, ठीक है, वहां से अगर आपने कोई आईफोन खरीद लिया, तो आपको वो कमाल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब हमारे इंडिया में मुंबई में अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, और आने वाले टाइम में बहुत जगहों पर एप्पल अपना स्टोर जो है वो खोलता रहेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हो, डायरेक्ट ये भी होता है। अभी इंडिया में जो एप्पल का स्टोर खुला है ना, उसको भी हम डायरेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, आपको फोन मिलेंगे, आईपैड मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको।
ठीक है, वहां पे और अच्छा खासा कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में एप्पल के एम्प्लॉयज है, किसी रिटेलर के एम्प्लॉयज नहीं है जिसको थोड़े 3-4 चीजें बता के बिठा दिया है। वो प्रॉपर टेक्नीशियंस है एप्पल के, उनको एप्पल के बारे में ही पता है, उनको किसी दूसरे फोन के बारे में वो चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वहां जाके अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे तो आपको सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट चैनल बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट चैनल नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टोर में अवेलेबल है लेकिन फिर भी डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब गाइस इसके बाद आता है पोजिशनिंग। देखो, पोजिशनिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने लॉजिस्टिक्स की बात कर ली, हमने ये देख लिया कि ऑनलाइन बिकेगा कि नहीं बिकेगा चीजों को। अब हम देखेंगे पोजिशनिंग। देखो, अब पोजिशनिंग क्या है ना, एक बहुत कमाल की चीज है ना। आप जब देखोगे कि एक चॉकलेट को लेके चलते हैं हम, ठीक है, हम एक चॉकलेट को पकड़ लेते हैं। अगर आप एक किराने की दुकान पे जाते हो, ठीक है, किराने की दुकान में अगर आप जाओ तो आपको वहां पर अक्सर जो चॉकलेटें मिलेगी ना, 5 रुपए वाले डायरी मिल्क मिल जाएंगे, 10 रुपए वाले डायरी मिल्क मिल जाएंगे, 5 रुपए वाले आपको 5 स्टार मिल जाएंगे, और छोटे छोटे पैकेट में आपको किटकैट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी, और पर्क मिल जाएगा, छोटे छोटे मंच वगैरह मिल जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया होगा तो उसमें आपको एक आध दो दूसरी चॉकलेट भी मिल जाएगी, लेकिन इतना ही है। अब आप थोड़ा सा बड़े, मतलब किसी बेकरी में जाते हो, ठीक है, जहां पर केक वगैरह मिलता है, वहां पर आप देखोगे आपको थोड़ा और वैरायटी मिलेगी चॉकलेट्स की। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े चॉकलेट्स देखने को मिलेंगे। अब आप उसको छोड़ो, उसके आगे चलते हैं। किसी शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हो तो शॉपिंग मॉल में क्या होगा, आपको और भी ज्यादा वैरायटी मिलेगी। ठीक है, अगर बिग बाजार, इजी डे, इस तरीके की जो है ना, रिलायंस का, तो अगर आप यहां पर आप जाते हो तो आपको बड़े बड़े चॉकलेट्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको किराने की दुकान में कभी नहीं मिल सकते। अब आप इससे भी थोड़ा ऊपर जाते हो, एयरपोर्ट्स में। एयरपोर्ट में जो स्टोर होते हैं ना, वहां पर आपको ऐसी ऐसी चॉकलेटें मिलेंगी जो देख के आप सोचोगे कि आपको इतने साल इस चॉकलेट कंपनियों ने वंचित रखा है इन चॉकलेट से। यार एक्चुअल में ये रियलिटी है। अगर आप एयरपोर्ट में किसी स्टोर पे जाओगे ना, तो आपको वहां पे ऐसी ऐसी नई नई चॉकलेट देखने को मिलेगी ना, जो आपने आज तक कभी देखी नहीं होगी जिंदगी में, नाम भी नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चॉकलेट्स जो है आपको एयरपोर्ट्स के स्टोर में देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। कभी जाके देखना आप, आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, बीइंग ए मार्केटर आपको ये चीज एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। तो ये समझने की बात। अब यहां पर क्या है, पोजिशनिंग की बात होती है। अब देखो, ये जो बड़ी वाली चॉकलेटें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर इन चॉकलेट्स को लेकर एक किराने की दुकान पे रख दिया ना, इस चॉकलेट की वैल्यू गिर जाएगी। ये चॉकलेट जो है ना, ये बनाए आम आदमी के लिए नहीं बनाया। ये जो चॉकलेट बनाया ना, एक अलग ऑडियंस के लिए बनाया हुआ चॉकलेट है ये। आपने शायद रेज चॉकलेट का नाम सुना होगा। रेज चॉकलेट जो है वो आप ढूंढ लो, कितने भी किराने की दुकान में घूम घूम के ढूंढ लो, पूरा दिन लगा दो, पूरा महीना लगा, साल लगा दो, आपको कभी नहीं मिलेगी वो चॉकलेट। लेकिन अगर आप उस चॉकलेट को एयरपोर्ट वगैरह जाओगे ना, आपको वहां पे वो चॉकलेट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट एक अलग ऑडियंस के लिए बनाई है ना। तो उस ऑडियंस का स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चॉकलेट बना रखी है। अगर उस चॉकलेट को वहां से निकाल के किराने की दुकान में रख दिया ना, तो उस चॉकलेट की वैल्यू गिर जाएगी, पोजीशनिंग गिर जाएगी उस चॉकलेट की। ठीक है, तो इसीलिए कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप उसको, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहां रख दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाए। ये सोचने की बात है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप गलती से कहीं रख देते हो और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है ना। जैसे कि मान लो कि मैं अपना एक नया वेबसाइट ओपन करता हूं और वहां पर मैं अपने कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूं। तो अब इससे क्या होगा, आप लोग यकीन करोगे कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लोगे क्या? डायरेक्ट नहीं खरीदोगे। क्यों? कौन हूं मैं, है ना। आप ये सोचोगे कि मैं कौन हूं, मेरी ऑथोरिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, ये सब चीजें आप सोचोगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट मैं अमेजोन की वेबसाइट पर डाल दूं तो आप खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि वो अमेजोन है, अमेजोन की रिलायबिलिटी है ना। आप उसको भरोसा कर सकते हो। अब मैं धीरे धीरे अपना भरोसा बढ़ाऊं, फिर मैं अपनी वेबसाइट पे डालूं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं रैंडमली एक दिन उठ के आ गया और मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट डाल दिए और आपको वही गला खरीद लो, तो आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं है। वही चीज है कि अगर मैं एकदम से अमेजोन में डाल दो, आप खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो अमेजोन है, आप तक प्रॉपर्ली पहुंचेगा, आप पेमेंट करोगे, पेमेंट जाएगा, आएगा, हर चीज प्रॉपर्ली होगी, रिटर्न कराना होगा तो रिटर्न हो जाएगा, सब कुछ ईजी प्रोसेस है, हो जाएगा। हालांकि अमेजोन के रिटर्न में थोड़ी दिक्कत तो है आजकल, लेकिन फिर भी ठीक है, हम मान के चलते हैं ऐसा। तो ये सब चीजें यहां पर अप्लाई होती है ना। तो ये पोजीशनिंग होती है। अब इसके बाद आता है गाइस फाइनेंस। ठीक है, अब फाइनेंस क्या है? देखो, फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आपने ऑनलाइन एक स्टोर है, मतलब आपने जैसे मान लो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, अब मैं उसको अमेजोन में डालने वाला हूं। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने उसे अमेजोन में डाल दिया। अमेजोन में जब मैं डालने जाता हूं ना, अमेजोन वाले बोलते हैं कि आपको हमें 8% कमीशन देना पड़ेगा। आपकी अगर सेल होती है तो आपको हमें 8% कमीशन देना पड़ेगा, और मैं उस प्रोडक्ट से सिर्फ 5% का प्रॉफिट कमा रहा हूं।
है ना, ये होता है। मैं अपने प्रोडक्ट से सिर्फ 5% का प्रॉफिट कमा रहा हूं और अमेजोन वाले बोल रहे हैं कि हमें 8% दे दो, तो मतलब मैं एक प्रोडक्ट बेचूं और 3% के घाटे में चला जाऊं, इससे बढ़िया तो मैं नहीं बेचूं, है ना। तो ये एक चीज होती है, ये फाइनेंशियल हमें चेक करना पड़ता है कि अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, अमेजोन क्या एक चैनल ही हुआ ना कस्टमर तक पहुंचाने का, तो अमेजोन में डालने से अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई 8% दे दो और मैं कमा रहा हूं 5%, तो 3% का लॉस हुआ ना हर एक प्रोडक्ट बिकने पे, तो मैं करूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, चांस ही नहीं है। उसी जगह पर मैं अगर अपनी खुद की वेबसाइट पे बेचूंगा तो मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट रख सकता हूं, अमेजोन को कोई कमीशन नहीं देना है मुझे, ठीक है। तो ये फायदा है। तो अब एक बार हमने सोचा कि क्या मेरे वेबसाइट की रिलायबिलिटी है, क्या लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। दूसरी तरफ फाइनेंशियली देखा जाए तो मुझे फायदा किसमें? मेरी खुद की वेबसाइट में, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना है, क्योंकि एक तरफ फायदा है, दूसरी तरफ रिलायबिलिटी का इश्यू है, तो रिलायबिलिटी बढ़ानी होती है, ठीक है। अब ये रिलायबिलिटी बढ़ती कैसे है ये भी देखना पड़ेगा हमें। देखो गाइस, रिलायबिलिटी बढ़ती कैसे मैं बताता हूं। आप देखते होंगे फ्रेंचाइजी, लोग अपनी फ्रेंचाइजी बेचते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। जैसे MBA चाय वाला है, कोई BTech पानीपुरी वाली है, मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब KFC है, मान के चलो, अब मैकडी है, डोमिनोज है, ये सब क्या है? फ्रेंचाइजीज है ना। लोग सब फ्रेंचाइजी खरीदते हैं और अपना स्टोर खोल देते हैं। तो ये रिलायबिलिटी कहां से आई? बनाई गई है। ये भरोसा कहां से आया? बनाया गया है इसको। ऐसा ही नहीं है कि रैंडमली एक दिन कोई उठ के आया उसने स्टूडियो के, नहीं, ये भरोसा बनाया गया। इसको टाइम लगता है, आपको हर जगह होना पड़ेगा। आपकी अपनी मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपकी खुद की रिलायबिलिटी बन जाए। जब आपकी खुद की रिलायबिलिटी बन जाएगी ना, तब आपको ये इनडायरेक्ट चैनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ना। अब ये सब चीजें तो हमने समझ ली। अब फ्रेंचाइजीज वगैरह बेच सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गाइस जब तक टाइम, ये जो हमारा टाइम जो मैं कह रहा हूं, जो टाइम लगता है वो ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने में होती है, ये 4-5 साल का टाइम लगता है। अब इस 4-5 साल को कैसे निकाले अपन? अब इस 4-5 साल में ही सारा गेम बैठा हुआ है। अब इस 5 साल के अंदर अंदर आप जो है अपनी रिलायबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, रिलायबिलिटी बिल्ड करते टाइम क्या आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू रिलायबिलिटी बिल्ड कर सकते हो या फिर इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू रिलायबिलिटी बिल्ड कर सकते हो? देखो, डायरेक्ट चैनल के थ्रू अगर आप करते हो हमें शुरू से ही, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा, लेकिन डायरेक्ट चैनल्स में पैसा बहुत लगता है। अब कैसे लगता है ये देखते हैं। देखो, अगर मैं अपना एक फोन बना रहा हूं, ठीक है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है कि एक स्मार्टफोन बनाता हूं मैं। अब इस स्मार्टफोन जब मैं बनाता हूं तो यहां पे एक चीज है कि मेरा प्रोडक्शन है, मेरा मार्केटिंग है, मैं प्रोडक्शन में कर रहा हूं, मार्केटिंग में कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट चैनल है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट मेरा, लॉजिस्टिक्स मेरा, ठीक है, ये सब कुछ मेरा हो रहा है यहां पे, ठीक है। अब सारे एम्प्लॉयज किसके लग रहे हैं? मेरे लग रहे हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका लग रहा है? मेरा लग रहा है। तो अगर ये सब कुछ मेरा लगेगा तो आप सोचो पैसा कितना चाहिए होगा, फंडिंग कितनी चाहिए होगी मुझे। देखो, प्रोडक्शन मुझे करना है तो मतलब कंपनी और पूरा जो है अपना कारखाना अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसका पैसा मुझे लग रहा है, ठीक है, लगाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। मार्केटिंग अगर मैं खुद ही करूंगा तो मुझे मार्केटिंग के लिए पूरी अलग बिल्डिंग चाहिए जिसके अंदर मेरे मार्केटर्स बैठे होंगे, वो मार्केटिंग करेंगे मेरे लिए। लॉजिस्टिक्स चाहिए, एक पूरा का पूरा मुझे एक डिलीवरी सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि पहुंचाएगा, ठीक है, माल घर घर तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर यहां पे ये सब चीजें करनी पड़ रही है, अब गाइस इसमें एक और चीज है, जब मैं स्मार्टफोन बना रहा हूं मुझे कस्टमर सपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कस्टमर केयर सेंटर तो होना चाहिए जहां पर फोन खराब होने पे लोग लेके जाए। वो भी अगर मैं ही करूंगा तो हर सिटी में, इंडिया में ही अगर मैं करूंगा तो भी हर सिटी में करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे में क्या होगा, इतने कस्टमर केयर सपोर्ट सेंटर जो है, जो दुकानें हैं, वो मैं कहां से ओपन करूंगा? इतने सारे कैसे करूंगा मैं? ये तो हो गया। फिजिकल स्टोर भी ओपन करना है, वेबसाइट भी मुझे ओपन करना है, तो इतनी फंडिंग कहां से आएगी मेरे पास? तो डायरेक्ट चैनल तो गाइस पॉसिबल है ही नहीं। डायरेक्ट चैनल को इस लेवल तक करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इतनी फंडिंग किसी के पास नहीं होती है। लोग अपना माल बेचना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, फिर जगह आता कि एप्पल के पास भी इतना पैसा नहीं है यार। इंडिया में एक ही एक स्टोर है एप्पल का, सिर्फ मुंबई में एक स्टोर है, बाकी सब ऐसे रिटेलर्स कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को साथ में लेके चलना होगा। आप अपना प्रोडक्ट बेचो अमेजोन में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से धीरे धीरे आपकी जो रिलायबिलिटी वो बनती जाएगी। फिर धीरे धीरे अपने ऑडियंस को अपने खुद के साइट पे लेकर जाओ, अपने खुद के फिजिकल स्टोर्स पे लेके जाओ, धीरे धीरे बिल्ड करो इस चीज को। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबा चौड़ा बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है। तो इस तरीके से
आप एक 4-5 साल के अंदर अंदर बिना लॉस खाए अपनी रिलायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट चैनल के थ्रू आराम से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप मार्केटिंग को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।